तो ये एक मैकेनिज्म था जिसको यूज करते हुए में हम डीएनएस के जरिए अपना इंटेंडेड कोई भी वेबसाइट का एड्रेस फेच कर सकते हैं। प्लस हमने देखा कि कैसे डीएनएस जो है ये स्ट्रेंथन करती है हमारी आ, जो है वेब में मौजूद बहुत सारे फीचर्स को यूज करने में हमें एनेबल करती है। फॉर एग्जांपल हमने एलियासिंग को देखा, हमने लोड डिस्ट्रीब्यूशन को और इस तरह की दूसरी ऑप्शंस को देखा। इंटरेस्टिंगली इन सारे कामों को करने के लिए डीएनएस का जो पैकेट फॉर्मेट है, जो मुझे प्रोटोकॉल डिजाइन करते हुए में जो नेक्स्ट हिस्सा आता है, जैसे हमने एचटीटीपी की केस में बात की थी, इंटरेस्टिंगली जो एचटीटीपी का डिजाइन था, पैकेट फॉर्मेट था, हार्डली 2 से 3 मैसेजेस थे जो ज्यादातर काम असल में गेट और पोस्ट मैसेजेस थे जो एचटीटीपी का मेरा ज्यादातर काम कर रहे थे। ऑल्दो दे वर क्वाइट फ्लेक्सिबल, जिसको एप्लीकेशंस और मुख्तलिफ वेब पेजेस अपनी ज़रूरत के हिसाब से मॉडिफाई करके एडजस्ट करके यूज़ कर सकते थे। ऐसे ही डीएनएस में जो हमारा डेटा है, जो इंफॉर्मेशन स्टोरेज है, वो और जो एक्सचेंज है वो है इन द फॉर्म ऑफ रिसोर्स रिकॉर्ड्स। ये 4 एंट्रीज हैं, 4 कॉलम्स हैं। हर एंट्री के अंदर नेम है, वैल्यू है, टाइप है और कितनी देर तक ये वैलिड है, टाइम टू लिव। तो असल में मेन टाइप और वैल्यू जो है मैपिंग है। टाइप जो है वो मुझे बताती है कि ये जो रिकॉर्ड में सेव कर रहा हूँ, आइदर दैट इज एन IP address or either that is an information about the DNS or either that is an information about the mail server or about the canonical name। तो असल में नेम और वैल्यू जो है उस टाइप के ऊपर डिपेंडेंट होंगी। फॉर एग्जांपल जब मैं कहूँगा टाइप ए है, तो इसका मतलब ये होगा कि नेम में जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है, वैल्यू में उसका IP एड्रेस गिवन है। ये टाइप ए की एग्जांपल है। ये कोई वेबसाइट थी जो मुझे एक्सेस करनी थी। अगर मैं टाइप ए रिकॉर्ड स्टोर करूंगा तो नेम में जो भी इंफॉर्मेशन गिवन होगी, IP में उसका IP एड्रेस गिवन होगा। अगर मैं कहता हूं टाइप ए नहीं है, टाइप NS है, इसका मतलब ये होगा कि नेम में जो भी वेबसाइट की जो भी इंफॉर्मेशन गिवन थी, वैल्यू में उस कंपनी का अथॉरिटेटिव सर्वर जो है उसका एड्रेस, उसका नाम गिवन है। मसलन अगर मैं कहता हूं कि नेम में foo.com गिवन है, तो वैल्यू में लेट से dns.foo.com है और ये टाइप NS रिकॉर्ड है। अगर मुझे डिग्री 42 का वेब पेज देखना है तो नेम में हो सकता है degree42.com हो, या वो डिग्री 42 का जो भी वो कैनोनिकल नेम है वो हो, और वैल्यू में जो है नस्ट के अथॉरिटेटिव सर्वर, मे बी दैट कुड बी nust.edu.pk, वो हो। ठीक है। अगर टाइप में सी नेम है तो इसका मतलब है कि कैनोनिकल नाम की इंफॉर्मेशन है। यानी अगर टाइप रिकॉर्ड में यहाँ पे टाइप में सी नेम का फील्ड आता है, तो इसका मतलब है कि अगर नेम में डिग्री 42, अगर नेम में डिग्री 42 डॉट जो है वो वैल्यू में है, और असल नाम में जो स्मॉलर नाम हमने रखा था degree42.com फॉर एग्जांपल, वो मौजूद है। ये एक और एग्जांपल आपको दे रखी है। इंटरेस्टिंगली जो है IBM.com जो है असल में जो प्रॉबली ये इंफॉर्मेशन अभी भी करेक्ट है, असल में वो कैनोनिकल नाम ये था सर्वर east.backup2.ibm.com, जिसको याद रखना थोड़ा मुश्किल काम था। IBM को याद रखना आसान है। तो नेम में IBM होगा, वैल्यू में अगर ये होगा तो हम टाइप रिकॉर्ड में सी नेम रख सकते हैं। और अगर टाइप रिकॉर्ड में MX है तो हमारे पास जो है नेम में वही वेबसाइट और वैल्यू में उसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी मेल सर्वर है उसका एड्रेस आ सकता है। एनी क्वेश्चन सो फार? आई थिंक आई गॉट सम मैसेज। नो। इसका मतलब ये है कि हम जो यहाँ पे इस विजिट में गए थे अपने ईमेल को फेच करने के लिए, और लेट से मुझे इस मशीन का एड्रेस चाहिए था जो EDU पे थी, तो जब यहाँ से मेरे लोकल नेम सर्वर से EDU के TLD सर्वर तक बात गई, तो अब EDU का TLD सर्वर जो है मुझे टाइप NS रिकॉर्ड देके बताएगा कि नेम सर्वर जो है
उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ पे मौजूद है। टाइप एनएस रिकॉर्ड में मुझे नेम सर्वर का एड्रेस का पता चलता है, नेम सर्वर के नाम का पता चलता है। एक और टाइप ए रिकॉर्ड जो नेम सर्वर के एड्रेस के बारे में हो, मुझे यहाँ पे प्रिसाइजली लेके आ सकता है। नेम सर्वर जो है मुझे टाइप ए रिकॉर्ड देके बता सकता है कि असल मशीन जो है मैसाचुसेट्स में वो किस एड्रेस के ऊपर प्लेस्ड है। डीएनएस मुझे अलाउ करता है मल्टीपल मैसेजेस को एक्यूमुलेट करके भेजना और रिसीव करना। रिक्वेस्ट और रिस्पांस मैसेज का स्ट्रक्चर एक ही है। फ्लैग्स इसमें बताते हैं कि मैसेज रिक्वेस्ट के लिए था या रिस्पांस के लिए था। ठीक है, मैं अपने डीएनएस के मैसेज में क्वेश्चंस और आंसर्स और इस तरह की चीज़ों को इकट्ठा भेज सकता हूँ। मल्टीपल क्वेश्चंस, जो भी उनका नंबर होगा, कितने क्वेश्चंस हैं, वो यहाँ बता सकता हूँ, और मल्टीपल क्यूरीज को और मल्टीपल आंसर्स को एक ही पैकेट के अंदर भेज सकता हूँ। आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप डीएनएस अपनी हिस्ट्री वगैरह क्लीन करें और अपने वायर शार्क के अंदर जो रिप्लाई आता है डीएनएस का, ऑल्दो वो लास्ट मैसेज होगा जो इस पर्टिकुलर केस में ये नंबर 8 सीक्वेंस पे शो किया हुआ है, क्योंकि डीएनएस सर्वर आपकी अपनी मशीन नहीं है, डीएनएस क्लाइंट। लेकिन वो लास्ट मैसेज को आप वायर शार्क में खोल के पढ़ें, आपको उसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। एनी क्वेश्चन सो फार? ग्रेट। सो फॉर हमने अपनी एप्लीकेशन लेयर पे 3 एप्लीकेशंस को पढ़ चुके हैं। वी टॉक्ड अबाउट एचटीटीपी, जो हमारा एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल था दैट यूज्ड टीसीपी एट द ट्रांसपोर्ट लेयर। वी टॉक्ड अबाउट एसएमटीपी, अगेन जो हमारा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल था, अगेन इट यूज्ड टीसीपी एट द ट्रांसपोर्ट लेयर। दोनों क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर्स थे। देन वी टॉक्ड अबाउट डीएनएस, जिसने यूडीपी यूज किया है अपने ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर। डीएनएस में यूडीपी यूज करने का मकसद ये था, वी वांटेड कि हमारे जो सर्वर्स हैं, डीएनएस सर्वर्स, उन पर ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन या वो जो एक टीसीपी कनेक्शन को मैनेज करने का एक कंप्यूटेशनल ओवरहेड होता है, वो ना होने के बराबर हो या बिल्कुल ना हो, ताकि हम बिलियंस की तादाद में जो इंटरनेट यूजर्स हैं उनको साइमल्टेनियसली अकोमोडेट कर सकें एट डीएनएस सर्वर्स। अगेन ये तीन एप्लीकेशंस जो थी क्लाइंट सर्वर बेस्ड एप्लीकेशंस थी। अब हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेने की कोशिश करते हैं अपनी डिफरेंट पीयर टू पीयर एप्लीकेशंस के बारे में कि वो कैसे काम करती हैं। अगर हम पीयर टू पीयर की बात करते हैं तो हमने कुछ डिस्कशन एस्टैब्लिश की थी एट स्टार्ट ऑफ आवर कोर्स। हमने कहा था कि जब भी हमारी नेटवर्क में कोई एक कम्युनिकेशन हो रही होती है, जनरली उस कम्युनिकेशन में डेफिनेटली कोई ना कोई क्लाइंट होता है, कोई ना कोई सर्वर होता है जिसने कम्युनिकेशन शुरू की है। whoever initiates the connection is a client. लेट्स से इस कंप्यूटर ने इस लैपटॉप से कुछ डिस्कशन करनी थी, तो जिस मशीन ने, लेट्स से इस कंप्यूटर ने कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की रिक्वेस्ट भेजी है, तो ये जो कंप्यूटर होगा, दिस वुड बी एक्टिंग एज अ क्लाइंट। जो लैपटॉप होगा, इट वुड बी एक्टिंग एज अ सर्वर फॉर दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। हर कम्युनिकेशन सिनेरियो जो इंटरनेट पे हो रहा है, उसमें कोई एक क्लाइंट, कोई एक सर्वर तो है ऑन अ मिनिमम। इसके बाद हमने बात की थी फिक्स्ड रोल्स की। अगर सर्वर का रोल हमेशा सर्वर ही है, वो फिक्स्ड है, उसने एज अ सर्वर ही इंटरेक्ट करना है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है। इन दैट पर्टिकुलर केस हम कोशिश करेंगे कि हम सर्वर को फिक्स्ड आईपी के साथ रखें, उसका आईपी जो है डीएनएस के जरिए एक्सेसिबल कर दें सब लोगों को। तो ये एक फिक्स्ड क्लाइंट सर्वर मॉडल होगा, जिसमें कोई भी क्लाइंट जाता है, सर्वर से बात करता है, इंफॉर्मेशन लाके अपना काम शुरू कर देता है। एक दूसरा मॉडल था जिसमें क्लाइंट और सर्वर के रोल्स एक्सचेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं व्हाट्सएप पे या स्काइप पे अपने किसी दोस्त को कॉल करता हूँ, मैंने कॉल इनिशिएट की है, आई एम एक्टिंग एज अ क्लाइंट। मेरे उस कुलीग ने, उस पीयर ने कॉल को रिस्पॉन्ड किया है, ही वुड बी एक्टिंग एज अ सर्वर। कुछ देर के बाद वो दोस्त मुझे हो सकता है कॉल कर रहा हूँ, इन दैट केस वो क्लाइंट बन चुके हैं और मैं सर्वर बन चुका हूँ। तो P2P आर्किटेक्चर जो है, बेसिकली इसमें फिक्स्ड क्लाइंट सर्वर के रोल्स नहीं होते, ये डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रक्चर के ऊपर प्लेस्ड है। ठीक है, पहले हम एक रैशनल डेवलप करने की कोशिश करते हैं कि P2P के क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं ओवर आवर कन्वेंशनल क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ठीक है, प्लस क्या क्या हमें प्रॉब्लम आ सकते हैं। अगर हम एडवांटेजेस की बात करना शुरू करें तो लेट्स टॉक अबाउट दिस हाइपोथेटिकल सिनेरियो। मेरे पास एक सर्वर है,
ये सर्वर जो है ऑब्वियसली इंटरनेट में डेटा भेज भी सकता है, इंटरनेट से डेटा रिसीव भी कर सकता है, एंड दिस इज वेरी लाइकली कि इसके डेटा सेंड करने का और रिसीव करने की जो रेट्स हैं, डेटा रेट्स, वो मुख्तलिफ हों, थ्रूपुट या कैपेसिटी मुख्तलिफ हो। ये ऐसे ही है कि रोड के एक साइड पे हो सकता है 6 लेन्स बने और एक साइड पे हो सकते हैं 2 लेन्स बने हुए हों, तो कहीं से ट्रैफिक ज्यादा जा सकती है, कहीं से ट्रैफिक कम जा सकती है। हो सकता है सर्वर जो है इसका डेटा सेंडिंग का रेट जो है गीगाबिट पर सेकंड हो और डेटा रिसीव करने का रेट जो है 100 किलोबिट्स पर सेकंड हो। इस वजह से हमने डेटा सेंडिंग के रेट को अपलिंक कैपेसिटी यूएस ऑफ द सर्वर से शो कर दिया। क्लाइंट्स जितने भी हैं उनकी भी ऐसे ही अपलिंक कैपेसिटी होगी और डाउनलिंक कैपेसिटी होगी। फॉर एनी क्लाइंट आई हमने कहा कि उसकी अपलिंक कैपेसिटी जो है वो यू आई है और उसकी डाउनलिंक कैपेसिटी जो है दैट इज डी आई। अब लेट्स सपोज सर्वर के पास एक फाइल है ऑफ साइज एफ और हमारे पास क्लाइंट्स हैं एन, तो सर्वर ने ये जो फाइल एफ है इसको शेयर करना है विद दीज एन नंबर ऑफ क्लाइंट्स। तो इसका मतलब ये होगा कि इस फाइल एफ की एन नंबर ऑफ कॉपीज हैं जो सर्वर ने अपलोड करनी है इस नेटवर्क में। तो एक्चुअल फाइल का साइज जो था दैट वाज एफ, एन नंबर ऑफ कॉपीज हैं जो फाइल की नेटवर्क में जानी है, तो एक्चुअल इतना डेटा है जो नेटवर्क में जाने की जरूरत है। अगर मैं सिंपलेस्ट सिनेरियो में बात करूं और सर्वर की अपलिंक कैपेसिटी पे आऊं, तो सर्वर की अपलिंक कैपेसिटी जो है वो इतनी है, तो ऑन अ मिनिमम ये टाइम चाहिए होगा इस फाइल को नेटवर्क में भेजने के लिए। अब ये फाइल नेटवर्क में तभी डाउनलोड बाकी लोग कर सकते हैं जब वो अपनी डाउनलोड कैपेसिटी के हिसाब से जाएंगे। लेट्स से इस मशीन 2 की डाउनलोड कैपेसिटी जो है दैट इज 1 किलोबिट पर सेकंड और फाइल का साइज जो है दैट इज 100 किलोबिट पर सेकंड। तो अब ये फाइल जो है इस मशीन 2 पे 100/2 जो है उसी के हिसाब से डाउनलोड हो सकती है, तो 50 सेकंड्स चाहिए होंगे, या जितने भी फाइल का साइज है डिवाइडेड बाय द डाउनलोड कैपेसिटी ऑफ दिस मशीन। तो मेरे पास लेट्स से मशीन जो थी कोई भी आई, वो इतने टाइम में ये फाइल को डाउनलोड कर सकती है। अब इस फाइल एफ की एन नंबर ऑफ कॉपीज को नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट करने में कितना टाइम लगेगा, वर्स्ट केस सिनेरियो में वो टाइम इन दोनों में से जो भी हाईएस्ट वैल्यू है, सर्वर को एन नंबर ऑफ कॉपीज नेटवर्क में ट्रांसमिट करने में कितना टाइम लगता है, और लोएस्ट क्लाइंट, लोएस्ट डाउनलोड कैपेसिटी वाला जो क्लाइंट है उसको फाइल डाउनलोड करने में कितना टाइम लगता है। इसी पिक्चर को अगर मैं रिफाइन करके लिखूं तो मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं। जो मेरी फाइल थी उसको मिनिमम डाउनलोड कैपेसिटी वाला पीयर कितनी देर में डाउनलोड करेगा, प्लस नंबर ऑफ कॉपीज कितनी थी उस फाइल की मल्टीप्लाइड बाय द फाइल साइज। ठीक है, अब जिस चीज में भी ज्यादा टाइम लग रहा है दैट इज द टाइम टेकन बाय द नेटवर्क टू डिस्ट्रीब्यूट दैट फाइल टू द एंटायर नेटवर्क। यूजुअली यूएस जो है काफी ज्यादा होता है, सर्वर की अपलिंक कैपेसिटी यूजुअली ज्यादा होती है, क्लाइंट की डाउनलोड कैपेसिटी कम होती है। यूजुअली इस एट्रीब्यूट की वजह से ज्यादा टाइम लग रहा होगा फाइल को नेटवर्क के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, लेकिन ये सिनेरियो हमेशा नहीं होगा। फॉर एग्जांपल कंसीडर केस जहां इस नेटवर्क में जस्ट फॉर एग्जांपल कंसीडर केस जहां इस नेटवर्क में एन नंबर ऑफ यूजर्स थे, लेट्स से इनिशियली 1000 यूजर्स थे, सर्वर की बहुत अच्छी अपलिंक कैपेसिटी थी, मे बी 500 मेगाबिट पर सेकंड थी, फाइल साइज जो था लेट से वो भी 1 GB था या एक माकूल फाइल साइज था, सर्वर शायद एक बहुत रीजनेबल टाइम में ये फाइल को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। लेकिन एन जो है अगर ये रेज कर जाता है, लेट से इनिशियली देयर वर 1000 यूजर्स और अभी जो यूजर्स हैं दे हैव गॉन अप टू 100,000 और मे बी इवन हायर, इवेंचुअली एक टाइम आएगा कि ये नंबर बहुत बड़ा होना शुरू हो जाएगा। अब ये अपलिंक कैपेसिटी ऑफ सर्विस जो है जितनी भी ज्यादा होगी, इवेंचुअली नंबर इतना बड़ा हो चुका होगा कि ये यहाँ से जो आउटपुट आ रही होगी वो नंबर काफी ज्यादा होगा।
n क्योंकि ग्रो कर सकता है हमारी इक्वेशन में लीनियरली, तो एक टाइम ये आएगा कि ये जो नंबर ऑफ यूजर्स हैं इसकी वजह से मेरी सर्विस इफेक्ट होना शुरू हो जाएगी, चाहे मैं कितने भी यहाँ पे ज्यादा बैंडविड्थ के पाइप्स को बिछाना शुरू कर दूं। अगर हम पीयर टू पीयर की बात करते हैं तो पीयर टू पीयर में एक अच्छी चीज ये थी कि सर्वर ने इनिशियली फाइल की एक ही कॉपी थी जो नेटवर्क में भेजनी थी, इसके बाद नेटवर्क में मौजूद बाकी लोगों ने भी वो कॉपी अपलोड करना शुरू कर देनी थी। हो सकता है वो एक कॉपी किसी एक मशीन पे नेटवर्क में होती, या हो सकता है कि उसका 20% या 10% नेटवर्क के मुख्तलिफ हिस्सों में होता। तो सर्वर को एक कॉपी जो है, आई एम सॉरी, सर्वर को एक कॉपी जो है नेटवर्क में भेजने में कुछ टाइम लगेगा। यूएफएस इस काफी क्वाइट हायर, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। इसके बाद नेटवर्क में n नंबर ऑफ कॉपीज जो हैं फाइल की वो डिस्ट्रीब्यूट होनी है, एक्चुअली n-1, लेकिन वी कैन फॉर सिंपलिसिटी से वी कैन से n नंबर ऑफ कॉपीज हैं फाइल की जो नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट होनी है। किस कैपेसिटी से? सर्वर भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होगा, तो सर्वर की अपलोड कैपेसिटी है यूएफएस, प्लस नेटवर्क में मौजूद ये वाले क्लाइंट्स जिनके पास ये वाली कॉपी मौजूद है वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे, तो क्लाइंट की जो अपलोड कैपेसिटी है वो दैट इज यूएफआई। और क्योंकि सभी क्लाइंट्स कर रहे होंगे तो वी कैन सम द कैपेसिटीज। तो उसी इक्वेशन को हम यहाँ पे रिलेट करके इस फॉर्म में ला सकते हैं। तो नेटवर्क में फाइल डिस्ट्रीब्यूट करने का जो टाइम होगा फॉर पीयर टू पीयर मॉडल वो मोर और लेस ये वाला होगा। अगर हम गौर करते हैं यूएफएस कुड बी क्वाइट हायर, तो अपलोड कैपेसिटी क्योंकि ज्यादा है तो अमूमन डिले इस वजह से नहीं आ रहा होगा। डिले या इस वजह से आ रहा होगा जो स्लोएस्ट क्लाइंट की डाउनलोड कैपेसिटी की वजह से, या इस वजह से आ रहा होगा नंबर ऑफ यूजर्स की वजह से। लेट्स अज्यूम कि सारे क्लाउड की डाउनलोड कैपेसिटी भी ठीक है, तो आखिरी जो बॉटलनेक का हिस्सा रह जाता है वो नंबर ऑफ यूजर्स रह जाते हैं। नाउ एज द नंबर ऑफ यूजर्स ग्रो, the accumulated upload capacity of the network also grows. ये वो फीचर था जो क्लाइंट सर्वर मॉडल में हमें अवेलेबल नहीं था। जैसे जैसे नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ेंगे नेटवर्क में वैसे वैसे नेटवर्क की अपलिंक कैपेसिटी बढ़ेगी। यही वो मॉडल है जिसमें की बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल एक्सचेंज की और डिस्ट्रीब्यूटेड पीयर टू पीयर मॉडल की एप्लीकेशन हमारी चल रही हैं। फॉर एग्जाम्पल टॉरेंट्स इज वन ऑफ दोज एप्लीकेशंस। टॉरेंट्स में मॉडल बेसिकली यही है कि जैसे जैसे नए मेंबर्स टॉरेंट को ज्वाइन कर रहे हैं वैसे वैसे वो अपनी अपनी अपलिंक कैपेसिटी को भी नेटवर्क में लेके आ रहे हैं। जैसे जैसे नेटवर्क की अपलिंक कैपेसिटी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हम ज्यादा से ज्यादा यूजर्स को अकोमोडेट करते जा रहे हैं। एनी क्वेश्चन सो फार? जी, एनी क्वेश्चंस प्लीज? ग्रेट। Now we move towards our next application जो कि peer to peer file distribution के लिए बनी हुई है। How many of you, any one of you first of all जिसने कभी torrent को use नहीं किया? जी, anyone please? Am I audible? Yes, sir. Anyone जिसने torrent को कभी use नहीं किया? So I hope कि every one of us has used at least the torrents once or twice or multiple times. अगर नहीं किया है तो आई वुड सजेस्ट कि यू शुड ट्राई डाउनलोडिंग सम फाइल। ट्राई डाउनलोडिंग अ फाइल जो कि कॉपीराइट प्रोटेक्टेड ना हो। बाय दैट आई मीन कि कोई कॉपीराइट की वायलेशन ना करती हो। ट्राई डाउनलोडिंग सम फाइल फ्रॉम टॉरेंट। पर्पस यहाँ पे हमारा ये है कि हम उस एप्लीकेशन की वो जो आर्किटेक्चर है या किस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूटेड एक्ट जो है वो परफॉर्म हो रहा होता है वो बताने की कोशिश करें। कैन एनी वन ऑफ यू वेरी ब्रीफली हाईलाइट कि कैसे अगर आपने टॉरेंट से कोई फाइल डाउनलोड करनी होगी तो क्या क्या करेंगे? एनी वन ऑफ यू प्लीज। जी, मैंने ये लेक्चर रिकॉर्ड किया था, मैंने ये टॉरेंट पे रख दिया है। आई वांट कि आप लोग जाएं और टॉरेंट से इस लेक्चर को डाउनलोड कर लें। तो क्या मैकेनिज्म होगा? एनीवन कैन टेल मी द स्टेप्स? पहले मैं ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा। जी, मोहम्मद अली अब्बासी, कैन यू कमेंट कैसे करेंगे आप ये? राजा तैमूर, वलीद, Sir,
पहले तो टॉरेंट फाइल डाउनलोड करनी होगी एक ठीक सेंट्रल है, सर्वर से। ठीक है। फिर उसके बाद फाइल लॉन्च करेंगे तो टॉरेंट क्लाइंट के किसी अंदर एक जगह पे ओपन हो जाके आप जाएगी। और फिर सर्च करेंगे तो टॉरेंट फाइल मिलेगी, फाइल डाउनलोड कर दी, इसके बाद क्या करेंगे? सर फिर उस फाइल को रन करना टॉरेंट क्लाइंट में। कोई टॉरेंट क्लाइंट की एप्लीकेशन चाहिए जो उस फाइल को रन कर सके, ठीक है। फिर सर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी मल्टीपल पीयर्स से। मल्टीपल पेयर से डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। एक काम और कीजिएगा, whenever now the next time you download a torrent file तो try opening that torrent file with some word document, देखिए उसमें क्या इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, ठीक है। जनरली टॉरेंट इज अ टर्म, वो पीयर्स जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मैंने एक वीडियो लेक्चर रखा और आप उसको डाउनलोड कर लें, तो कुछ मशीन्स थी जिनमें वो मौजूद था, कुछ थी जो डाउनलोड करना चाह रहे थे। तो ये जो ग्रुप ऑफ पीयर्स था जो एक पर्टिकुलर फाइल को डाउनलोड और एक्सचेंज करना चाह रहे थे, तो इन सबको मिला के मैंने टॉरेंट कह दिया, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी टर्म्स यूज हो जाती हैं, सीडर्स इज वन मोर टर्म। अच्छा, इस टॉरेंट कम्युनिटी में पहला हिस्सा था सर्च का। हम मॉडल को बारी बारी स्टडी करेंगे बाद में, लेकिन पहला हिस्सा था सर्च का। सर्च के लिए हमने एक ओवरव्यू की हद तक डिस्कस जरूर कर लिया था कि किसी हद तक हमें क्लाइंट सर्वर मॉडल ही फॉलो करना पड़ता है, लेकिन लेट्स अज्यूम कि समहाउ समहाउ हमारे पास टॉरेंट फाइल आ चुकी थी। अगर टॉरेंट फाइल समहाउ हमारे पास आ चुकी थी तो लेट्स से कोई एक मैकेनिज्म था। पहले तो वो टॉरेंट फाइल किसी ने बनाई थी। जनरली देयर आर सम मशीन्स, ऑब्वियसली फ्रॉम अमंग द वॉलंटियर्स, शायद बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड वॉलंटियर्स हैं। इन मशीन्स को हम कहते हैं कि ये ट्रैकर्स हैं। ट्रैकर्स आर दोज मशीन्स। ये वो टॉरेंट था, ये वो कंप्यूटर्स का ग्रुप था जो वो वीडियो लेक्चर जो मेरा था उसको डाउनलोड कर रहे थे। ये वो असल टॉरेंट था जिनमें वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही थी। ट्रैकर इज अ मशीन जो रिकॉर्ड रख रही है कि ये वाला जो पर्टिकुलर टॉरेंट है ये किस किस मशीन के पास पड़ा हुआ है। तो ट्रैकर जो है वो असल में टॉर फाइल को या उस टॉरेंट फाइल को अपडेट करने और मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो जब भी कोई नया यूजर आता है उसको असल में वो टॉर फाइल चाहिए होती है। स्टोर फाइल में कुछ नहीं है, स्टोर फाइल में सिर्फ और सिर्फ उन पीयर्स की, उन मशीन्स की आईपीज की लिस्ट है जो कि ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं। जब ये टॉर फाइल मिल जाती है तो ये यूजर एलिस जो है ये इन्हीं मशीन्स में से कुछ को रिक्वेस्ट करती है। अ फ्यू परसेंट ऑफ द clients they start responding with the file to ls also, तो ls भी इस कम्युनिटी का हिस्सा बन जाती है। Generally it is believed that downloading a file from torrent is faster than downloading a file from client server based model. यूजुअली ये चीज होती भी है, उसके मल्टीपल रीजन है। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज ये एक नेटवर्क था। ये एक नेटवर्क था जिसमें कोई 4 यूजर्स थे। लेट्स से ये पीटीसीएल की एक डोमेन में मौजूद नेटवर्क था। इन तीनों यूजर्स ने पीटीसीएल से ही इंटरनेट ले रखा है, ठीक है। अब जब कोई फाइल डाउनलोड होने के लिए जाती है और टॉरेंट फाइल है तो वो हो सकता है कि इस कंप्यूटर पे, इस कंप्यूटर पे और इस कंप्यूटर में मौजूद हो। ये तीसरा कंप्यूटर क्योंकि इस पीटीसीएल के लोकल नेटवर्क में मौजूद है तो इससे लेटेंसी जो है निस्बतन कम इन्वॉल्व है। तो टॉरेंट से फाइल डाउनलोडिंग एक तो इस वजह से कुछ फास्टर हो रही है। एक दूसरा रीजन ये है कि क्योंकि नेटवर्क में मल्टीपल जगहों पे फाइल की कॉपीज मौजूद हैं और मेरी इस मशीन से नेटवर्क की तमाम जगहों के जो पाथ्स हैं वो कॉन्जेस्टेड नहीं होंगे। कई पाथ्स होंगे जो क्लियर फाइल्स की रोड्स की फॉर्म में अवेलेबल होंगे, तो वहां से डाउनलोड आसान हो जाती है। दूसरी रीजन है सेंट्रल पॉइंट नहीं है, सेंट्रल एक जगह पे बॉटलनेक नहीं हुआ, सर्वर पे सब लोग नहीं जा रहे हैं। तो ट्रैफिक क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड है, मल्टीपल पाथ से फाइल आ सकती है, एट टाइम्स मेरे करीब लेटेंसी वाले लोगों से मुझे फाइल मिल सकती है। तो इस वजह से यूजुअली मुझे टॉरेंट से जो फाइल है वो रिलेटिवली फास्टर मिल जाती है। एक रीजन इसका टीसीपी के ऊपर वही वाला भी है, ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर, जो हमने वेब के केस में पढ़ा था कि अब जितने ज्यादा साइमल्टेनियस कनेक्शन खोल देंगे उतना ज्यादा डेटा आप भेज रहे होंगे। एक टर्म इस्तेमाल होती है स्टैटिस्टिकल मल्टीप्लेक्सिंग की आपके नेटवर्क्स में।
उससे मुराद ये है कि जो यूजर या जो एप्लीकेशन जितना ज्यादा डेटा भेज रही है उसको उतना ज्यादा शेयर मिल रहा है बैंडविड्थ का। फॉर एग्जांपल मेरे ही कंप्यूटर पे 4 एप्लीकेशंस चल रही हैं, एक टॉरेंट चल रही है, एक वेब चल रही है, एक स्काइप चल रहा है, कुछ और चल रहा है। अब टॉरेंट ने 10 लोगों से कनेक्शन बनाया है और हर मशीन से वो फाइल डाउनलोड करना शुरू हुई है, तो प्रैक्टिकली टॉरेंट के 10 इंस्टेंस हैं, ये 10 पैरेलल पाथ्स हैं जिन पे टॉरेंट डेटा भेज रहा है। वेब के पाथ या स्काइप के पाथ या दूसरी एप्लीकेशन के पाथ कम है, तो टॉरेंट ज्यादा शेयर ले जाएगी बैंडविड्थ का बाकी एप्लीकेशंस की निस्बत। तो इवन एट माई ओन मशीन अगर मैं टॉरेंट लगाता हूँ और इसके बाद वेब ब्राउजिंग करने के लिए जाता हूँ, तो एट टाइम्स मुझे वेब ब्राउजिंग में उतना कन्वीनियंट एक्सपीरियंस, उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा होता, क्योंकि मेरी मशीन जो है वो ज़्यादातर टाइम स्पेंड कर रही होती है नेटवर्क से वो टॉरेंट के लिए डेटा को फेच करके लाने के लिए। खैर, मूविंग बैक टू आवर डिस्कशन, एलएस गेट्स द फाइल फ्रॉम द ट्रैकर। एलएस को एक लिस्ट ऑफ आईपीज मिल गई, इसके बाद एलएस जो है कॉन्टैक्ट्स at random with to few of the machines to exchange information इस टॉरेंट के अगेंस्ट डेटा लाने के लिए या सारा कुछ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए। अब यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर डिस्कशंस हैं जो हमें चाहिए। सपोज वी हैड वन लार्ज फाइल जिसका साइज था मे बी 1 GB। इस 1 गीगाबाइट की लार्ज वीडियो फाइल जो लेट्स से हमारा क्लास का लेक्चर ही था, इसको टॉरेंट से डाउनलोड करना है। नाउ वी डू वांट कि टॉरेंट से एलिस जो है मुख्तलिफ लोगों से इसके मुख्तलिफ हिस्से पैरेलल डाउनलोड करती जाए। अगर मुख्तलिफ इंस्टेंसेस को पैरेलल डाउनलोड करना है तो सबसे पहले तो मुझे इस फाइल को एग्रीड सेम साइज चंक्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। मुख्तलिफ नंबर्स हैं, जनरली 256 बाइट्स जो है ज्यादा कोटेड और ज्यादा कॉमन नंबर है। अगर आपने टॉरेंट की प्रोग्रेस बार में नीचे देखा है तो आपको वो जो बार के इंडिकेटर्स होते हैं वो असल में फाइल के डिस्ट्रीब्यूटेड चंक्स की फॉर्म में वो दिखा भी रहा होता है, वो जो परपेंडिकुलर ग्रीन लाइंस ड्रॉ कर रहा होता है। तो मैंने 256 बाइट्स लेट सपोज फॉर सिंपलिसिटी से चंक्स में डिवाइड किया, तो 1 गीगाबाइट डिवाइडेड बाय 256 बाइट हमें एक काफी बड़ा सारा नंबर मिल जाता है। उतने नंबर ऑफ चंक्स हैं जो इस नेटवर्क में मौजूद हैं, उन सभी चंक्स को जब हम मिला देंगे किसी एक जगह पे तो वो एक कंप्लीट फाइल बन चुकी होगी। तो एलएस ने हर चंक की एटलीस्ट एक कॉपी पूरे नेटवर्क से डाउनलोड करनी है। जब सारे चंक्स आ जाएंगे तो एलएस कहेगी कि फाइल इसके पास आ चुकी है। नाउ आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस टू आस्क। एलएस को डाउनलोड किस फॉर्म में करना चाहिए? सीक्वेंशियल ऑर्डर में फर्स्ट बाइट से, रिवर्स ऑर्डर में लास्ट बाइट से, या रैंडम ऑर्डर में? जी सर। जनरली टॉरेंट्स में सबका रिस्पॉन्सिवनेस का लेवल काफ़ी हायर होता है, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी टिप्स मिल रहे होते हैं फाइल डाउनलोड के लिए। तो स्टिल आई डोंट सी मैनी ऑफ यू जो बहुत इंटरेक्टिवली मुझे रिप्लाई कर रहे हो चीज़ों का। एम आई ऑडिबल नाउ? यस सर। ग्रेट। वलीद ने एक पॉइंटर दिया कि मुझे रैंडमली फाइल डाउनलोड करनी चाहिए। मेरा सवाल ये था कि बाय रैंडम हम कोई इसमें एनहेंसमेंट ला सकते हैं? रैंडम इज अ बेटर चॉइस ऑब्वियसली, जो चंक मिलता है पहले आप वो ले लें, लेकिन इसमें भी ऑब्वियसली अगर एक जीबी की फाइल है और 256 बाइट चंक्स में मैं जा रहा हूँ तो ये तो हजारों चंक्स हैं ना। तो क्या इसमें भी मैं कोई एनहेंसमेंट ला सकता हूँ कि मुझे फाइल के शुरू के या बाद के किसी खास हिस्से पे फोकस करना चाहिए? सर स्टार्ट ऑफ सर फाइल पे स्टार्टिंग यूजुअली फाइल का फोकस होता है टॉरेंट में, क्योंकि हम फाइल रन कर सकते हैं जब डाउनलोड हो। एक्चुअली नो, टोरेंट अलाउज यू टू स्ट्रीम द फाइल। इन दैट केस अगर आप स्ट्रीम करेंगे तो सिक्वेंशियल डाउनलोड शुरू कर देगा, वरना आपका जो टॉरेंट है जनरली इट ट्राइज के, देखें टॉरेंट में एक चीज होती है, नोड सारे ऑटोनोमस हैं, किसी भी टाइम पे कोई भी टॉरेंट को छोड़ के जा सकता है, जिसको हम पीयर चर्न कहते हैं। ठीक है, अगर टाइम पे कोई भी टॉरेंट छोड़ के जा सकता है तो हो सकता है मेरी इस फाइल में से चंक नंबर 44 जो है वो सिर्फ एक ही यूजर के पास हो। अगर 44 यूजर चंक वाला यूजर टॉरेंट छोड़ के चला गया तो मेरी ये फाइल का डाउनलोड कंप्लीट नहीं हो सकेगा। तो हम टॉरेंट में सबसे पहले वो वाले चंक्स डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं जो नेटवर्क में सबसे रेयर हैं। उसके दो एडवांटेज आते हैं, एक तो मेरी मशीन पे भी उनकी एक कॉपी बनना शुरू हो गई तो अब वो रेयर नहीं रहा है, नेटवर्क में एक और जगह पे भी वो चंक अवेलेबल होना शुरू हो गया।
दूसरा एडवांटेज ये हुआ, अगर वो मशीन छोड़ के नेटवर्क को चली गई तो मैं वो फाइल ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, मेरा फाइल डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा। इसी वजह से आप अगर टॉरेंट के ट्रैकर्स की डिटेल्स में देखें तो आपको एक चीज हेल्थ के नाम से टॉरेंट्स में दिखा रहा होता है। अब बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल है और नोड्स ऑटोनोमस हैं, एनीवन कैन जॉइन और लीव एट एनी टाइम। तो हम फोर्स तो नहीं कर सकते हैं लोगों को नेटवर्क में रहना, लेकिन हम लोगों को हेल्प करने की कोशिश कर सकते हैं कि कौन सी फाइल के जो टॉरेंट कम्युनिटी है या सीडर्स हैं वो मौजूद हैं और कौन से वाले जा चुके हैं। तो हेल्थ बेसिकली टेल्स के फाइल की हर कॉपी कितनी दफा मौजूद है। तो जब वो ग्रीनर में और पूरी वो फुल बार में आपको हेल्थ दिखा रहा होता है, दैट एक्चुअली मींस कि इस फाइल की कॉपीज मल्टीपल लोकेशंस पे मौजूद हैं। अगर किसी फाइल का कुछ हिस्सा जो है वो टॉरेंट कम्युनिटी में ना हो और उस हिस्से वाली मशीन बंद हो, तो वो फाइल की हेल्थ को आपको कम या रेड करके शो कर रहा होता है। ऐसी फाइल्स डाउनलोड के कुछ देर के बाद डाउनलोड रुक जाता है, ऑल्दो उनके सीडर्स मौजूद होते हैं, लेकिन वो सीडर्स या वो ऐसी कंप्यूटर्स जिनसे मैं फाइल डाउनलोड कर रहा था उनके पास वो बाकी के चंक्स नहीं होते हैं। तो टॉरेंट असल में रेयरेस्ट फर्स्ट की मेथडोलॉजी यूज करता है, जो चंक नेटवर्क में नहीं होते उनको पहले डाउनलोड करने पे जाता है। इस वजह से एक बहुत रैंडम डाउनलोड आपको नजर आ रहा होता है। लेकिन यस, फॉर वीडियो फाइल्स अगर मैं इसी वीडियो लेक्चर को वहां पे रखता हूं तो स्ट्रीम का एक ऑप्शन आपके पास होता है। फॉर स्ट्रीमिंग टॉरेंट ट्राइज कि आपकी फाइल को सिक्वेंशियल ऑर्डर में डाउनलोड करें। ठीक है, एनी क्वेश्चन सो फार? सर रेयर चंक कैसे एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि सर हम तो ये अज्यूम कर रहे हैं कि सबके पास कंप्लीट फाइल्स पहले से ही हैं जो हमारे सीडर्स हैं। देखें, आप कभी टॉरेंट में नहीं, सबके पास कंप्लीट फाइल्स नहीं है। आप जब फाइल को डाउनलोड करना शुरू करते हैं तो आप गौर कीजिए कि एज सून एज यू स्टार्ट डाउनलोडिंग द फाइल, यू एक्चुअली आल्सो स्टार्ट अपलोडिंग दैट फाइल। तो आप भी उसी कम्युनिटी का हिस्सा बन चुके हैं और आपसे वो फाइल आगे लोगों तक जा रही है। ठीक है, आपकी फाइल भी उस काउंट में लिखी जा रही है, ऑल्दो ट्रैकर को कुछ टाइम लगता है इस काउंट्स को अपडेट करने में, लेकिन आपको भी उस कम्युनिटी का हिस्सा बना के और आपसे फाइल आगे लोगों तक पहुंचाई जा रही है। ठीक है, आप जैसे किसी भी टाइम पे अपनी मशीन को बंद कर सकते हैं, फाइल को रिमूव कर सकते हैं अपनी टॉरेंट की शेयर्ड लिस्ट से। ठीक है, ऐसे ही बाकी लोग भी कर सकते हैं। तो वो फाइल नेटवर्क में मौजूद है, ऑल्दो ये प्योर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऑटोनोमस है, सब कुछ है, लेकिन ऑल्दो ये कम्युनिटी कोशिश कर रही होती है कि कुछ ना कुछ ट्रस्टेड वॉलंटियर्स या इस किस्म की जो मशीन्स है उन्हीं वॉलंटियर्स को ये ट्रैकर का स्टेटस भी दे रहे होते हैं कि उनके पास फाइल की कॉपीज रहें। लेकिन फिर भी फाइल का जो मेजर शेयर होता है वो इसी कम्युनिटी से आ रहा होता है, जो कि आपकी रैंडम यूजर्स पे मौजूद कम्युनिटी है। इसको आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते ज्वाइन या लीव करना। ऑल्दो टॉरेंट ने इसमें कुछ फीचर्स यूज किए हुए हैं, उन फीचर्स को हम अभी डिस्कस करते हैं जो काफी हद तक टॉरेंट की वर्किंग को आसान बना रहे होते हैं। सर ये सवाल था आपका? यस सर। ग्रेट। अब अगले हिस्से पे हम आते हैं। एलिस ने कनेक्शन बनाया कुछ लोगों के साथ और एलिस को फाइल मिलना शुरू हो गई। लेट से हम वापस इसी सिनेरियो पे आते हैं। एलिस ने कुछ लोगों को रिक्वेस्ट दी, उन्होंने एलिस को फाइल देना शुरू कर दी। अब टॉरेंट में एक कॉमन प्रॉब्लम ये है कि एलिस अगर फाइल डाउनलोड कर रही है तो जैसे हम यूजुअली सभी लोग करते हैं, एलिस हो सकता है फाइल अपलोड ना कर रही है। वी डू वांट कि एलिस अपनी फुल कैपेसिटी पे नेटवर्क में फाइल को अपलोड भी करे, जिस टाइम पे एलिस नेटवर्क से फाइल को डाउनलोड भी कर रही होती है। कोई सोल्यूशन नजर में आता है? देखें, एप्लीकेशन का कोड लिखने में मैंने आपसे पहले भी कहा था कि एपीआईज आर देयर, आपको उनके ट्यूटोरियल्स भी मिल जाएंगे। नेटवर्क की एप्लीकेशन में आपकी असल चीज जो है वो आपका डिजाइन है, आपने कितना कंप्रीहेंसिवली किया है। जितना बेहतर, जितना अच्छा डिजाइन आपने किया होगा, आपकी एप्लीकेशन उतनी ही बेहतर से चल रही होगी और अप्रिशिएट हो रही होगी। ठीक है, अब यहाँ पे डिजाइन में एक चैलेंज ये आ रहा था कि कैसे हम फोर्स करें। एलएस इज अ सेल्फिश यूजर, ये फाइल डाउनलोड करेगी और चली जाएगी। कैन वी फोर्स एलएस की ये फाइल डाउनलोड करे और नेटवर्क ना छोड़े? या कैन वी फोर्स एलएस के जब ये फाइल डाउनलोड कर रही हो तो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे अपलोड भी कर रही हो, क्योंकि टॉरेंट में ऑप्शन होता है आप अपनी अपलिंक कैपेसिटी को कम कर सकते हैं। एलएस को हम चाहते हैं कि अपनी अपलिंक कैपेसिटी को कम ना करे। कोई आइडिया, कोई सजेशन, कोई सोल्यूशन आप लोगों के ज़हन में आता है कि अगर हम इस तरह से करेंगे तो एलएस अपनी अपलिंक कैपेसिटी को कम नहीं करेगी? टॉरेंट में एक टर्म होती है जिसको हम टिट फॉर टैट कहते हैं।
ये एलिस एक यूजर थी जो कि कुछ फाइल को डाउनलोड कर रही थी अपने इन 4 पीयर्स से, ठीक है। सर स्क्रीन स्क्रीन शेयर्ड है, इट्स शोइंग मी शेयर्ड स्क्रीन। विजिबल है स्क्रीन प्लीज? नो सर। समहाउ शायद मेरी नेटवर्क बैंडविड्थ रिस्ट्रिक्ट हो रही है, स्क्रीन में दोबारा शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। एनीवेज आई थिंक हमारा लेक्चर टाइम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन प्लीज एज अ टास्क आप कोशिश कीजिएगा, ट्राई प्लेइंग विद द टॉरेंट। आप जो डाउनलोड अपलोड में जो ये वाले सवाल हैं ना, ट्राई कमिंग अप विद द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस कि अगर मुझे रिस्ट्रिक्ट करना है लोगों को कि वो फाइल शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा तो कैसे करना है, मुझे अगर रोकना है लोगों को कि वो फाइल डाउनलोड करके जिस टॉरेंट को छोड़ ना दें तो क्या मैकेनिज्म्स हो सकते हैं। तो ये आपका प्रोटोकॉल डिज़ाइन है, असल चैलेंज यहाँ पे है। तो जब भी मुझे कोई डिज़ाइन करना है तो मुझे सबसे पहले एप्लीकेशन की डिज़ाइन, आर्किटेक्चर, प्रोटोकॉल के फीचर्स को देखना है। इसके बाद कम्युनिकेशन जो है दे आर जस्ट सेंड रिसीव मेथड्स, उनको अप्लाई करना शायद इतना मुश्किल काम रह नहीं जाता। हम अपने लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इफ़ देयर आर एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क। सर ये कैसे डिसाइड करेगी एलिस के उसको कितने ज़्यादा पीयर्स के साथ कनेक्ट होना है एट अ टाइम? उसको आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि एलएस मैक्सिमम जो है 10 पीयर्स या 5 पीयर्स के साथ कनेक्ट हो सकती है। एक्चुअली दैट इज रिस्ट्रिक्टेड। अब रिक्वेस्ट कई लोगों को सर ये भेजते भी हैं तो लेकिन डिपेंड डेटा करेगा कि कुछ कौन से लोकेट पीयर्स करते अच्छे हैं। हैं। जी, वो उसके कैसे लिए decide टिट होगा? फॉर टैट मॉडल होता है। वांटेड कि हम उससे गुजरें आज, लेकिन आई कुड नॉट शेयर स्क्रीन, उसके बाद टाइम पूरा हो गया। उसके लिए एक मॉडल है, टिट फॉर टैट मॉडल। उसमें असल में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की बेसिस पे डिसीजन मेकिंग हो रही होती है। ट्राई फाइंडिंग आंसर टू दैट क्वेश्चन, इसके बाद फिर ज्यादा डिटेल में हम डिस्कस कर सकते हैं कैसे। लेकिन ऑब्वियसली नेटवर्क के बाहर बैठ के मेरे पास जानने का मैकेनिज्म एक ही है कि मुझे कौन ज्यादा डेटा दे रहा है। जो मुझे ज्यादा डेटा दे रहा होगा आई वुड से कि ये बेहतर यूजर है, मैं भी उसको ज्यादा डेटा दूं। तो शायद ये टिट फॉर टैट मॉडल है। तो कंक्लूड करते हुए हम इतनी बात जरूर समझ सकते हैं कि शायद मैं टॉरेंट पे अगर अपनी अपलिंक कैपेसिटी बढ़ाता हूं तो मेरी डाउनलिंक कैपेसिटी भी बढ़नी शुरू हो जाती है। ठीक है ना? अब उस डिजाइन को इम्प्लीमेंट कैसे करवाया टॉरेंट ने, वो एक डिस्कस करने की चीज है। तो जो लोग ज्यादा अपलिंक कैपेसिटी दे रहे होते हैं थैंक यू उनको सर। शायद ज्यादा डाउनलोड का रेट मिलेगा। ठीक है, वी क्लोज आवर लेक्चर, वी फिनिश आवर लेक्चर हियर। थैंक यू जी।